हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक आप मेरे से एनसीईआरटी सीरीज़ के लिए जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको नई सीरीज़ में जोड़ने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलग चीज़, एनटीएससी। एनटीएससी क्या होती है, क्यों होती है और कैसे हमें एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सब मैं आपको आज डिटेल्स बताने वाली हूँ। एनटीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनटीएससी की तैयारी हमें क्यों करनी चाहिए, ये सब मैं आपको डिटेल यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। जैसे ही बच्चा 10th क्लास में आता है उसको ये आइडिया होता है कि कोई एक एग्ज़ाम हमें देनी है एनटीएससी, लेकिन उसको कुछ उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो आज हम उस नॉलेज की बात करेंगे कि आपको भी ये नॉलेज हो जाए। एन का मतलब होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम है। यहाँ देखिए, यहीं से आपको पता चल रहा है नेशनल टैलेंट, यानी जो गवर्नमेंट होती है वो ऑल इंडिया से नेशनल टैलेंट को सर्च करती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास का एग्ज़ाम देते, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब हर क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, 8 से 9 से 10th 11 12th। लेकिन टैलेंट जो छांटने का काम है वो गवर्नमेंट करती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। हर बच्चा 10th एग्ज़ाम दे रहा है तो गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है कि उन एग्ज़ाम जो देने वाले जो बच्चे हैं उनमें से वाकई अच्छे बच्चे, वाकई टैलेंटेड बच्चे जिनको हर तरह की नॉलेज है वो कितने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और ये जो एग्ज़ाम है ये 2 फेज़ में होती है। एक स्टेट फेज़ पर होती है और एक नेशनल लेवल पर होती है। 2 स्टेज पर ये एग्ज़ाम होता है। पहली जो स्टेप होती है वो स्टेट लेवल पर होती है और हर स्टेट में ये चीज़ होती है। हर स्टेट में एमपी का बच्चा है एमपी में बैठेगा, बिहार का बच्चा बिहार में बैठेगा, यूपी का बच्चा यूपी से बैठेगा, हर स्टेट का बच्चा बैठेगा। वहाँ कंपटीशन जो होता है उन बच्चों का अपनी स्टेट के बच्चों के साथ होता है और वो जो बच्चे हैं क्वालिफाई करके जो आते हैं, स्टेट पर जो क्वालिफाई करके आते हैं वो बच्चे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को वहाँ से जो सारी स्टेट से बच्चे आए हैं उसमें से गवर्नमेंट कुछ बच्चों को छांटती है। जैसे छांटने कुछ बच्चों से मेरा मतलब है 2000 बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कहीं भी जाते हैं, आप देखिए 10th का एग्ज़ाम देते हैं, 10th में आपने अपने स्कूल में टॉप किया, बहुत बड़ी बात नहीं होती। हर स्कूल का बच्चा टॉप करता है, अपने अपने स्कूल का एक टॉपर होता है। हर स्टेट में बहुत सारे टॉपर होते हैं, हर ज़िले में हर तहसील प्लेस पर टॉपर होता है। लेकिन जो बच्चा एनटीएससी क्वालिफाई होता है वो कुछ स्पेशल बच्चा होता है। उसका कहीं भी वो बताता है कि मैंने एनटीएससी निकाली तो अपने आप में एक ये अलग बात हो जाती है। पेरेंट्स को गर्व महसूस होता है क्योंकि यहाँ जो है वो एक अलग हटके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ऑल इंडिया लेवल पर उसने अपना एक लेवल बनाया है। उसने सारे बच्चों के साथ लेवल बनाया, उसने अपने स्कूल के बच्चों के साथ लेवल नहीं बनाया, उसने अपनी सिटी के हिसाब से लेवल नहीं बनाया, उसने अपनी स्टेट के हिसाब से लेवल नहीं बनाया, उसने पूरे देश में अपना एक लेवल बनाया। इसलिए इस एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो ये जब इसका इतना ज़्यादा महत्व है तो फिर हमें कुछ तो और आगे भी इसके क्या फ़ायदे हैं। भाई मैंने आपको बोला कि क्या होती है एग्ज़ाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम गवर्नमेंट द्वारा ली जाने वाली एक एग्ज़ाम है। अब उसके बाद क्यों हमें देना चाहिए, हर बच्चे को ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, ये बात अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो ये समझ लीजिए आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उसके लिए आपने 40% प्रिपरेशन कर ली। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का जो कोर्स है, ये जो एग्ज़ाम है ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हम 10th की एग्ज़ाम देते हैं तो 10th का कोर्स आता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमने जो बचपन से लेके अभी तक पढ़ा है, कहने का मतलब है जो 9th 10th में पढ़ा है। देखिए 9th 10th की हम बात इसलिए करते हैं इस एग्ज़ाम में क्योंकि 9th में आते आते जो पीछे का कोर्स है वो सब भी कवर हो जाता है। जैसे मैं लाइट चैप्टर की बात करती हूँ तो लाइट जो चैप्टर है 8th क्लास में भी है और वही 10th में भी आ जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो फैक्टराइजेशन 10th में भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो हम बोलते हैं कि 9th 10th का हमें अच्छे से कोर्स पढ़ना चाहिए, पर गवर्नमेंट का मतलब ये कि आप अगर 10th तक पढ़ते आए हैं तो 10th तक की आपको नॉलेज है या नहीं है। तो ये जो है जब हम इसकी तैयारी करते हैं
तो हम इतना सारा हमें पढ़ना रहता है। हमें 9-10 की एकदम 9-10 तक के कोर्स की अच्छे से डेप्थ होनी चाहिए, उसमें हमें मैथ्स की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, हमें साइंस की नॉलेज होना चाहिए, हमें सोशल साइंस की नॉलेज होना चाहिए, हमें मेंटल एबिलिटी की नॉलेज होना चाहिए। वो सारी नॉलेज जो है गवर्नमेंट आपसे, ऐसे बच्चे जो निकालते हैं गवर्नमेंट उनको जज करती है। यहाँ पर मानसिक योग्यता भी पहचानती है, वो शैक्षणिक योग्यता भी वो पहचानती है, क्योंकि 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, एक मैट का पेपर होता है और एक सेट का पेपर होता है। तो ये जो पेपर होते हैं उसमें जो कोर्स पूछा जाता है, देखिए आप आगे आने वाले समय में आप मैथ्स स्ट्रीम लेते हैं तो आपका मैथ्स हो गया, आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं आपका साइंस हो गया, आप सोशल स्टडीज़ है, आगे जाके जनरल अवेयरनेस की हम बात करते हैं तो सोशल साइंस हो गया। मेंटल एबिलिटी की, मानसिक योग्यता की बात करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बच्चा कैसे समझता है, वो मानसिक योग्यता की बात कर लेता है। यानी यहाँ वो सारी चीज़ें आपकी कवर कर लेता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं तो जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन हैं, मैं सबसे बड़े कंपटीशन की बात करूं, हर बच्चे का सपना होता है मुझे कलेक्टर बनना है, हर बच्चा चाहता है मुझे यूपीएससी देना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे किरण बेदी की तरह बनना है। तो हर बच्चे का ये टारगेट होता है कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं आईपीएस अफसर बनूं। तो वो जो एग्ज़ाम होती है वो होती है यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू हम बनते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में भी यही सब आता है। अगर जो बच्चा एनटीएससी क्वालिफाई कर लिया है या इसकी तैयारी करता है तो वहीं से बेस बन जाता है। उसके बाद एनडीए एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आईआईटी एग्ज़ाम होती है, 12th के बाद आप आईआईटी एग्ज़ाम देते हैं, जेई का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, आप सीए का एग्ज़ाम देते हैं, आप सीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आप क्लेट, अगर आपको बहुत अच्छा वकील बनना है, आपको जज की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यही सब पूछा जाता है जो एनटीएससी में पूछा जाता है। बस वहाँ जाके जो कोर्स हैं, आप 11-12 पढ़ते हैं तो 11-12 का कोर्स और जुड़ जाता है। बाकी बेसिक चीज़ें जो आपने यहाँ करी हैं, जो मैंने आपको बोला, आपने साइंस करी है, आपने मैथ्स करा है, आपने सोशल साइंस करी है, तो आगे जाके जनरल स्टडीज़ के नाम से सोशल साइंस को पूछा जाता है। क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके पेपर होता है, उसमें क्यूए में मैथ्स पूछा जाता है। फिर एक रीजनिंग का पेपर होता है जिसमें मैथ पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने ये तैयारी की तो आपने कंपटीशन की तैयारी कर ली, आपने अपना फाउंडेशन तैयार कर लिया। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये एनटीएससी होता क्या है, फिर आपको समझ में आया कि क्यों करनी चाहिए। हमें फाउंडेशन अगर तैयार करना है तो हमें एनटीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको ऑल इंडिया के बच्चों के साथ आपको अपना लेवल पता करना है, आपको पता करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आप एक छोटी जगह से हैं, आप तहसील प्लेस से हैं, आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस से हैं, आप डिवीज़न प्लेस से हैं, तो आपको नहीं पता है कि दिल्ली में, चंडीगढ़ में, आंध्रा में किस टाइप से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको ये बताता है कि आप उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि सारा कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर आपका हर बच्चे के साथ है। जो अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं उनके साथ भी तो आपका कंपटीशन है। केवल आपको अपने ज़िले के साथ, अपने ज़िले के बच्चों के साथ या अपने स्टेट के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं है। आप आईआईटी दे रहे हैं, आप नीट दे रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो ऑल इंडिया में सारे बच्चों के साथ है। तो यहाँ आपको ये चीज़, अपना स्टैंड, अपना लेवल, ये पता चलता है कि आप ऑल इंडिया में कहाँ अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि इसमें जो पेपर है वो क्या होता है, 2 स्टेज में होती है तो कैसे होती है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, अब इतना समझने के बाद कि एनटीएससी क्या होता है, क्यों करनी चाहिए एनटीएससी की तैयारी, अब हम आते हैं कि एनटीएससी 2 लेवल में होता है। एक स्टेट लेवल पर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 1, दूसरा होता है नेशनल लेवल पर स्टेज 2 जिसको बोला जाता है। स्टेट लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, वही बच्चे नेशनल लेवल के कंपटीशन में बैठते हैं, स्टेज 2 देते हैं। अब पेपर का जो पैटर्न होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए एक पेपर होता है फर्स्ट पेपर जिसको हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहां आपका ये जज किया जाता है कि आपने बचपन से जो पढ़ा हुआ है वो आपको समझ आता है या नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, स्नेक्स एंड लैडर बच्चा खेलता है, सांप सीढ़ी खेलता है, उसमें एक जो डाइस होता है हम थ्रो करते हैं, तो वो डाइस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर डाइस पर 1 to 6 नंबर लिखे हुए हैं, कितने फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, अगर उसके एडजेसेंट फेसेस में ये लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट फेसेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे छोटी चीज़ें पूछ लेता है, आपने पढ़ी हुई हैं। क्लॉक की हम बात करें
क्लॉक बचपन से हमारे दीवारों पे क्लॉक लगी है, हमारे वॉच हम पहने हुए हैं, तो सबसे ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। कैलेंडर, हम हमेशा कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो ये चीज़ें पूछता है मानसिक योग्यता में, मेंटल एबिलिटी में वो चीज़ें पूछता है जो आपने आज तक की हुई हैं, लेकिन आपने इतनी बारीकी से की या नहीं जिससे आप वो क्वेश्चन बना सको। तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारा ध्यान नहीं जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे। लेकिन वो जो पूछता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। ग्रुपिंग करवाना पूछता है, ऑड वन आउट पूछता है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि 4 चीज़ें रखी हुई हैं, ऑड वन आउट कीजिए। बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि सब्जियों का ढेर लगा दिया, फल का ढेर लगा दिया, मिक्स कर दिया, तो ऑड वन आउट छांटिए। तो भाई सब्जी एक तरफ आएगी, फल एक तरफ आएंगे। अगर सब्जी में फल मिक्स कर दिए तो ऑड हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है, बहुत ईजी वे में पूछा जाता है, टफ कुछ भी नहीं होता है। बस ये हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मेरे साथ बने रहेंगे, आपको एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, एक एक चीज़ समझाऊंगी, एक एक टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी, ओरिजिनल पेपर के साथ बताऊंगी। ओरिजिनल पेपर लेके आऊँगी क्लास के अंदर, वहाँ से आपको बताऊँगी देखिए ये क्वेश्चन आया, ये कितना ईजी है, ये आप भी कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बोलेंगे अच्छा इतना ईजी है, दे सकते हैं बिल्कुल। और हर बच्चे को देना है और पूरे जोश के साथ देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एनटीएससी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा एग्जाम है, हमसे नहीं होगा। नहीं होगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, हर बच्चा उसको कर सकता है। मैंने आपको बोला आपको यही तो फाउंडेशन है, यही तो आपको नींव तैयार करनी है अपनी, तो डरना नहीं है, आपको करना है, मेरे साथ साथ करना है। देखिए तो मेंटल एबिलिटी मैंने आपको बताया, इसके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक पेपर होता है फर्स्ट पेपर, जिसको फर्स्ट पेपर बोलते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टाइम हमको मिलता है 120 मिनट, यानी 2 घंटे। 120 मिनट हमको मिलते हैं, यानी कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है। 100 क्वेश्चन करने में 1 मिनट, एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा समय बहुत होता है भाई, कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सेकंडों में कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं जिनको हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को समराइज़ करके वो इसमें पूछ लेता है। जब आप ओरिजिनल पेपर देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आते हैं हम दूसरे पेपर पर। पेपर जो होता है, अब इसमें देखिए, इसमें आता है रीजनिंग, जिसको हम बड़े क्लासेस में जाके हम बोलते हैं रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नंबर वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पिक्चर पर डिपेंड करते हैं। तो एक पार्ट को बोलते हैं वर्बल और दूसरे पार्ट को बोलते हैं नॉन वर्बल। दोनों ही हमने पढ़े हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। रीजनिंग के नाम से बड़े बड़े कंपटीशन में रीजनिंग के नाम से बुकें आती हैं, पर एनटीएससी में एनटीएससी की एक बुक आती है जो मैं आपको बुक के बारे में और ओरिजिनल पेपर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बुक भी लेके आऊँगी, ओरिजिनल पेपर भी लेके आऊँगी, और आपको उसी से बताऊँगी कि ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए ये आपने कर रखा है। अब हम आते हैं सेट पर। ये जो दूसरा पेपर है ये आप पढ़ते हैं, ये जो है आप कम पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ तो है, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है, करते रहते हैं बच्चे, पर ये जो है ये तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। सेट, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। जो आपने अभी तक शिक्षा ली है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, वो सब आपको इसमें पूछा जाता है। क्या क्या? मैथ्स आएगा, मैथ्स आपने पढ़ा है। आपने साइंस पढ़ी है, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को हम बोलते हैं साइंस, इसको हम बोलते हैं साइंस। साइंस में आता है फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, और इसके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, बटे हुए रहते हैं कि फिजिक्स के 13 पूछ रहा है, केमिस्ट्री में 13 पूछ रहा है, बायो में 14 पूछ रहा है। ऐसा फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, पर लगभग क्योंकि इक्वल वेटेज तो देना पड़ेगा सब्जेक्ट का, तो इक्वल वेटेज के हिसाब से वो पूछ लेता है। किसी में एक आध कम कर दिया, किसी में एक बढ़ा दिया, ये चलता है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आते हैं। साइंस से 40 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 20 आते हैं, जो कि 40 के अपने आप बराबर होते हैं। जितनी मेहनत ये 40 क्वेश्चन को करने में लगती है, उतनी ही मेहनत ये 20 को करने में लगती है। इसलिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन देते हैं कि मेहनत तो आपको उतनी ही करनी है, तब जाके आप 20 क्वेश्चन मैथ्स के सही कर पाएंगे। फिर हमारा आता है सोशल साइंस, ये भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसको बड़े क्लासेज में, बड़े कंपटीशन में जनरल स्टडीज़ का नाम दिया जाता है। ये सब इन चीज़ों को जनरल स्टडीज़ का नाम दे देते हैं बड़े क्लास में। यहाँ हमारा कोर्स है, ये सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है,
और बड़े क्लास में अगर बड़े कंपटीशन की मैं आपको बात करी, यूपीएससी, एनडीए, जो जितने भी कंपटीशन आगे जाके होंगे उनमें इनको क्या बोलेंगे, जनरल स्टडीज़। बस नाम बदल जाता है, चीज़ नहीं बदलेगी भाई। साइंस थोड़ा बदल जाएगा, मैथ्स थोड़ा बदलेगा, सोशल थोड़ा बदलेगा, वही रहेगा। हिस्ट्री कि औरंगजेब के समय में क्या क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य क्या था, ये सब बदलने वाला नहीं है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम क्या है, इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या क्या, कुछ बदलने वाला थोड़ा है, सब वही रहता है। बस उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम अलग कर देते हैं। तो ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, ये सब हमारे कंपटीशन के लिए जान है, ये बेस है हमारा। तो इसलिए इसको पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हर बच्चे को कंपटीशन तो देना है। आप यहाँ आप सोचते हैं कि मैं नहीं दूँ, पर आगे तो बच नहीं पाएंगे। जैसे ही आप 12th में पहुँचेंगे आपको कंपटीशन तो देना ही है। आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाएँ, मैथ्स स्ट्रीम में जाएँ, साइंस स्ट्रीम में जाएँ, सोशल साइंस स्ट्रीम में जाएँ, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, सिविक्स लें, इकोनॉमिक्स लें, कुछ तो लेंगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम में जाएंगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है यहीं से हम तैयारी कर लें। तो देखिए, हिस्ट्री में आते 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आते 15 क्वेश्चन, सिविक्स से आते 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से आते 5, यानी टोटल मिला के सोशल साइंस से आते 40 क्वेश्चन। अब इसमें जो बुक होती है वो कौन सी लगने वाली है? देखिए, जनरली ये इसमें ऐसा डिफाइन नहीं है, पर हम 10th एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th क्लास का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियस है कि 9th और 10th की बुक से ये कोर्स पूछा जाता है। 9th और 10th की बुक से ये कोर्स पूछा जाता है। 9th का भी इसमें कोर्स आता है और 10th का भी कोर्स आता है। ऐसे तो 10th तक का कोर्स इसमें आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी छोटे क्लासेस होते हैं, जिसमें भी हम जो चीज़ें भी पढ़ते हैं, वो सब यहाँ आके कवर हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कि 9th और 10th का कोर्स पढ़ लीजिए। अब इसमें दूसरी चीज़ एक और होती है कि यहाँ ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से बोर्ड में पढ़ते हैं। आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, आप ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं, आप CBSE। यहाँ जो एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है वो 10th का जो बच्चा है, वो 10th में जो अपीयर हो रहा है, जो जिस साल 10th क्लास में जा रहा है, 10th क्लास की एग्ज़ाम में बैठने वाला है, वो सारा पूरे देश का बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। आप कहीं किसी भी बोर्ड से हों, आप किसी भी सिलेबस से हों, CBSE सिलेबस वाले हों, आप ICSE से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हों, हर बच्चा इस एग्ज़ाम में जो 10th क्लास में अपीयर हो रहा है, वो बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। क्लियर है? जब 10th क्लास का बच्चा दे सकता है तो सिलेबस भी वही 10th तक का ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम हायर पढ़ते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें और इजी लगती हैं, पर कोर्स हमारा 10th तक का ही आता है। जो भी हमारे आर्टिकल हैं, हमें वही आर्टिकल पढ़ना है। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलता है इसके अंदर, कि हम बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो थोड़ा अलग है। वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन से 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक एक लाइन हमको पढ़नी पड़ती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, कोई यूजेस पूछे तो हमें 2 यूज़ हम अगर लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 5 यूज़ लिखे हैं, 10 यूज़ किसी चीज़ के लिखे हैं, तो 10 का नॉलेज होना चाहिए। कौन सी चीज़ वो पूछेगा ये हमें नहीं पता होता है। इसलिए यहाँ जो स्टडी का तरीका है वो एकदम बारीकी से करनी पड़ती है, एक एक लाइन हमें पढ़नी पड़ती है। तो बस यहाँ पर स्टडी का तरीका केवल बदलना है, पढ़ना वही चीज़ है जो आज तक आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, दूसरा जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट, और कोर्स हो गया मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी साइंस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, और सोशल साइंस के 40 80 और 20 100, और ये 100। तो ये जो है ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है। ये जो है 100 क्वेश्चन इतना सब मिला के आते हैं, और ये 100 क्वेश्चन अकेले मैथ के आते हैं। तो ये अपने आप में 50% वेटेज हो गया कि आप इतना सब पढ़ते हैं तो 50%, और ये पढ़ते हैं तो 50% वेटेज हो गया। तो इसको आप नहीं छोड़ सकते, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना रीजनिंग के, बिना मेंटल एबिलिटी के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जितना ध्यान आपको इस पर देना है उतना ही ध्यान आपको मेंटल एबिलिटी पर देना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना स्टडी का प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नेशनल टैलेंट बनना है, स्कॉलर बच्चा बनना है, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी भाई। स्कॉलरशिप इतनी आसानी से नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप चाहिए, गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करती है बच्चों को, अगर हमें टैलेंट के अंदर आना है, हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। और जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो वो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो थोड़ा कम भी एफर्ट लगाएंगे तो भैया फाउंडेशन तो हर एक के लिए लगती है।
तो यहाँ पर आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए हर बच्चे को ये इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में पढ़ना है। कम पढ़ते हो तो भी चलेगा, ज़्यादा पढ़ते हो तो भी चलेगा, लेकिन हर बच्चे को पढ़ना है। कुछ तो तैयारी होगी, अभी से तैयारी होगी तो हम आगे जाके कंपटीशन के बारे में समझ पाएंगे कि देखो कंपटीशन तो देना है पर समझना भी ज़रूरी है कि अच्छा ये कंपटीशन होता है, यानी हमें ऐसे पढ़ना है। और इस टाइप, और इसमें इसका जो लेवल होता है, क्वेश्चन जो आते हैं वो MCQ आते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गोले बने होते हैं। जो आंसर सही होता है उस आंसर का हमें गोला बनना रहता है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं 200 के 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैट, 100 क्वेश्चन सेट, ये 200 क्वेश्चन जो आते हैं वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हम 100 के 100 भर सकते हैं, इसमें भी 100 के 100 भर सकते हैं, कोई हमारे नंबर नहीं कटने वाले हैं। जितने हमारे सही होंगे उसके नंबर हमको मिल जाएंगे। दूसरा, इसके फॉर्म बनने में गवर्नमेंट हमसे कोई फीस नहीं लेती, कोई चार्जेस नहीं होते। इसलिए फॉर्म बनने में कोई कंजूसी नहीं करना है कि भैया अगर फॉर्म भरूंगा तो पैसा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक भी पैसा गवर्नमेंट हमसे नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये एग्ज़ाम। बस हमें तो केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म जो होते हैं वो वेबसाइट पर आते हैं, स्कूल वाले भी इसके लिए जागरूक रहते हैं, स्कूल वाले भी फॉर्म भराते हैं क्योंकि प्रिंसिपल के इसमें सिग्नेचर लगते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब फॉर्म की बात करेंगे, फॉर्म आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम भी यहाँ पर आपको बताते रहेंगे समय समय पर कि कब फॉर्म आ रहे हैं, कब फॉर्म भरना है आपको। तो ये जानकारी तो लगातार आपको मिलती रहेगी। तो आपको केवल फॉर्म भरना है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं और आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें और मेरे साथ साथ अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक NTSC सीरीज़ ला रही हूँ। मैं आपके लिए एक NTSC सीरीज़ ला रही हूँ। पहले मैंने NCERT एक सीरीज़ लॉन्च की है, अब मैं NTSC सीरीज़ ला रही हूँ जिसमें मैं मेंटल, देखिए ये सोशल साइंस, मैथ्स, ये तो मैथ्स में आपको करवा ही रही हूँ, ये सब आप कोर्स में पढ़ते ही रहते हैं। तो ये सब आपका कोर्स है। अलग से चीज़ क्या आती है, मैथ, और इसकी प्रिपरेशन करना कंपलसरी है। जब तक आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे इस कंपटीशन को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये जो पार्ट है ये, इसके लिए मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ, सारा कोर्स करवाऊँगी, सारे टॉपिक कवर करवाऊँगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ उसमें मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाने वाली हूँ, कौन सी बुक अप्लाई आपको करना है, कौन सी बुक आपको ख़रीदना है वो मैं आपको बताऊँगी, और कैसे हमें पढ़ना है एक एक टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ये सिलेबस, इसका देखिए इसका सिलेबस तो आपको मालूम है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, 9th 10th का कोर्स पढ़ना है, आपके सामने सिलेबस है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। उसके लिए मैं आपको बुक बताऊँगी, ओरिजिनल पेपर से हम बात करेंगे जिससे आपको बहुत अपने आप में फील होगा अच्छा ओरिजिनल पेपर में ये है, ओरिजिनल पेपर इतना इजी है, हम कर सकते हैं। तो ओरिजिनल पेपर के साथ हम बात करेंगे, बुक के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये चीज़ें आपकी सारी स्ट्रांग हो जाएंगी। मैं इस तरीके से आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि आपका जो डर है कि भाई कैसे करें, कैसे तैयारी करें, वो हर लेक्चर में मैं आपका ये डर धीरे धीरे दूर कर दूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये सब आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आज मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी NTSC के बारे में, तो NTSC आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना मन बनाइए और मेरे साथ कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।